हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर वीडियो है वह कैपेसिटर पर आधारित लेक्चर नंबर 4 का वीडियो है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने ये सीखा कि किसी कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज देते हैं तो वो चार्ज कंडक्टिंग बॉडी अपने अंदर स्टोर कर लेता है एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। और इसके साथ हम लोगों ने ये सीखा कि जब किसी बॉडी को उसके लिमिट से ज्यादा चार्ज देते हैं तो वो बॉडी अपने पास रख नहीं पाता, सराउंडिंग में लीक कर देता है। यानी सराउंडिंग में जो मीडियम होंगे उस मीडियम में चार्ज को लीक कर देगा बाय द मेथड ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। आज के वीडियो में हम लोग कैपेसिटर प्लेट यानी कि वो चाहे आर्बिट्री शेप में हो चाहे वो डेफिनेट शेप में हो, किसी दो प्लेट को किस तरह अरेंज करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो स्टोर कर पाए। और साथ में हम लोग कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर कैलकुलेट करना सीखेंगे। और हम लोग ये भी सीखेंगे कि एज ए डिवाइस, इलेक्ट्रिक डिवाइस के रूप में स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर को हम लोग यूज क्यों नहीं करते, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही ज्यादातर क्यों यूज होता है, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझ लें कि कंडक्टिंग प्लेट पर जब चार्ज देंगे तो चार्ज इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में तो स्टोर होगा, लेकिन उसकी जो एनर्जी है वो एनर्जी को हमको मैक्सिमम अमाउंट पर यूटिलाइज करना है। तो कैपेसिटर प्लेट को कैसे अरेंज किया जाए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी का यूटिलाइज हो पाए जो उनके द्वारा स्टोर हुआ है। तो उसके लिए क्या किया गया कि जब हम एक आर्बिट्री शेप के कोई कंडक्टिंग बॉडी को हम जब चार्ज कर देते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने सराउंडिंग में क्रिएट करता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस बॉडी से सराउंडिंग में रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इस बॉडी का वो सराउंडिंग में फैला होता है, जिसकी वजह से 100% इस इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज हम लोग नहीं कर पाते हैं। यदि हम ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसका यूज करना चाहें कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम यूज कर पाए जो इसके अंदर स्टोर हुआ है, इसके लिए हम एक और कंडक्टिंग बॉडी को हम इसके सराउंडिंग में इसके नज़दीक रख देते हैं और उस प्लेट पर निगेटिव चार्ज देते हैं। तो इस तरह निगेटिव चार्ज देने से ये प्राप्त हो जाता है, फायदा ये होता है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सराउंडिंग में लीक कर रहे हैं इस निगेटिव चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से ये एक फील्ड इस तरह बनाएंगे कि मैक्सिमम फील्ड लाइंस इन दोनों चार्ज कंडक्टिंग बॉडी के बीच में लाइज करें। यानी कि जो फील्ड लाइंस इधर से ज़्यादातर अमाउंट पर लीक कर जा रहा है, ज़्यादातर अमाउंट पर यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, तो उस भी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करने के लिए हम लोग एक कंडक्टिंग बॉडी को इसके सराउंडिंग में रख देते हैं और उस कंडक्टिंग बॉडी पर निगेटिव चार्ज देंगे, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है सारे इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा हो जाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन इसमें ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह इस रीजन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम से मैक्सिमम प्राप्त कर पाएंगे और उस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का हम यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे दोनों चार्ज कंडक्टिंग बॉडी पर जो आर्बिट्री शेप में है वो कुछ इस फॉर्म में होंगे। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी मैक्सिमम क्रिएट होगा और इस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी का हम यूटिलाइज कर पाएंगे फॉर द गिवन आर्बिट्री शेप ऑफ द बॉडी। ये तो खैर बात हुई आर्बिट्री शेप के लिए, लेकिन अब हम कुछ डिफरेंट शेप वाले बॉडी को लेकर चलते हैं कि उस बॉडी को कैसे अरेंज किया जाए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी जो स्टोर्ड है उसको हम यूज कर पाए। अब यहां दो फिगर दिया हुआ है, दोनों फिगर में कंडक्टिंग प्लेट है, एक पर पॉजिटिव एक पर निगेटिव, लेकिन अरेंजमेंट अलग अलग है। तो अब आप सोचिए कि किस अरेंजमेंट को ऑप्शन के रूप में हम सिलेक्ट करें जिसके मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यूज कर पाए। तो इसके लिए जो आंसर है वो फिगर ए है।
फिगर ए का जो अरेंजमेंट है वहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में जो क्रिएट होगा फिगर बी के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे वो कुछ इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगे। लेकिन यहां क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सराउंडिंग के द्वारा ज्यादातर लीक आउट हो जाएंगे। तो इस तरह हम लोगों ने यह सीखा कि दो कंडक्टिंग चार्ज प्लेट को किस तरह अरेंज किया जाए कि उससे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड बने और साथ में उस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यूटिलाइज कर पाए। तो ये बात रही दो चार्ज कंडक्टिंग बॉडी का जिसको अरेंज करना था। अब हम लोग स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो इस तरह हम लोगों ने ये सीखा कि दो चार्ज कंडक्टिंग बॉडी को किस तरह अरेंज किया जाए कि कैसे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड बन पाए और उस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को यूटिलाइज हम कर पाए। अब हमारा टॉपिक है स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर के एग्जिस्टेंस के बारे में स्टडी करेंगे और साथ में अब उसके कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करना सीखेंगे। अब जब कंडक्टर के बारे में हमें यह पता चला कि जब हम कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो वो चार्ज इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में स्टोर कर लेता है, चाहे वो कंडक्टर किसी आर्बिट्री शेप में हो या कोई यूनिफॉर्म शेप में हो। अब उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैक्सिमम रूप में यूज करने के लिए सबसे पहले प्रश्न ये उठा कि किस टाइप के शेप वाले कंडक्टर को यूज किया जाए कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज उसमें स्टोर कर पाए। सबसे बड़ी दुविधा तो ये हुई। तो सबसे पहले सिलेक्ट किया गया स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर को। उस स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर को चार्ज किया गया और चार्ज करने के बाद ये देखा गया कि वो उस पर जो चार्ज होता है वो कितना अमाउंट पर स्टोर हो पाता है विथ रेस्पेक्ट टू द अदर कंडक्टिंग प्लेट। जैसे एक स्फेरिकल कैपेसिटर ले लिया जिसका रेडियस सपोज कैपिटल आर है। अब इस स्फेरिकल कैपेसिटर को यानी प्लेट को हम चार्ज देते हैं। अगर ये सिंगल है तो इसको हम आइसोलेटेड स्फेरिकल प्लेट कह सकेंगे। अब जब हम इसको चार्ज देंगे वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, साथ में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा। इस सरफेस का जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो चाहे इनसाइड या एट द सरफेस वो कांस्टेंट होता है। इस चीज को हम लोगों ने पढ़ा था। तो सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R होगा, जहां Q इस बॉडी पर मौजूदा चार्ज है जो स्टोर हो चुका है और R इसका रेडियस है। तो इस तरह हमें इस सरफेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्राप्त हुआ। हमें स्फेरिकल प्लेट का कैपेसिटेंस निकालना है। अब उस कैपेसिटेंस से जानेंगे कि देखेंगे कि उसकी चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी क्या है, वो किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं या हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं जो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर C जो होता है वो Q अपॉन V। यहां C जो है इस स्फेरिकल प्लेट का कैपेसिटेंस कंसीडर कर लिया। तो Q अमाउंट ऑफ चार्ज, V इसका पोटेंशियल है। तो इस पोटेंशियल के वैल्यू को अगर हम प्लेस कर दें तो हमें कुछ रिजल्ट्स इस फॉर्म में प्राप्त होता है। Q का Q रह गया, V का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। बोथ ऑफ देम आर कैंसिल आउट, देन वी गेट C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो यहां हम ये देख रहे हैं कि कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो Q और V पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है किस पर, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर के रेडियस पर डिपेंड कर रहा है और मीडियम पर। तो खैर, तो रेडियस जितना ज्यादा होगा कैपेसिटर प्लेट की एबिलिटी चार्ज को स्टोर करने की उतनी ज्यादा होगी। तो इस तरह हमें कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R प्राप्त हो गया। इसको हम नोट्स के रूप में कैसे देखेंगे? तो इस तरह नोट्स के रूप में ए पॉइंट मैंने दे रखा है
फॉर एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, यानी सिंगल कैपेसिटर प्लेट है जिसको हम आइसोलेटेड स्फेरिकल प्लेट कहेंगे, उसको चार्ज दिए तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, उसके लिए मैंने लिखा कंसीडर एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r कैरिंग चार्ज q, देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ दैट बॉडी इज V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। इस चीज को हम लोगों ने पहले भी कैलकुलेट कर रखा है। अब हम इसका कैपेसिटेंस निकालेंगे, तो कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए C इज इक्वल टू Q/V होता है। Q का रिजल्ट वही छोड़ दिए, V के वैल्यू को जब हम प्लेस करेंगे तो रिजल्ट हमें C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R प्राप्त होगा। तो अगर मीडियम कांस्टेंट हो, गिवन हो, तो C जो होगा R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इस तरह कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर जो स्फेरिकल प्लेट का होता है वो मीडियम पर और साथ में रेडियस पर डिपेंड करता है, जिसको मैंने यहां पर गिवन कर दिया। तो हेंस द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर या कंडक्टिंग बॉडी ओनली डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ द बॉडी एंड द मीडियम अराउंड द बॉडी। अब इस तरह इस रिलेशन से अब हम ये प्राप्त कर पाए कि जो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर है वो Q और V पर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन यानी कि रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी पर। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्फेरिकल कंडक्टिंग प्लेट के लिए देख लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पहले के लेक्चर में पढ़ा था कि जो कंडक्टिंग प्लेट पर चार्ज होते हैं, यानी जब हम उसको चार्ज देंगे तो अमाउंट ऑफ चार्ज जो स्टोर करेगा वो उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। उसी प्रोपोर्शनल को जब हम लोगों ने ब्रेक किया था तो एक कांस्टेंट लिया था प्रोपोर्शनैलिटी के रूप में, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहेंगे जिसको कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर जो C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो हम लोगों ने वहां ये देखा कि जो गिवन कंडक्टिंग प्लेट है उसके लिए जो चार्जिंग कैपेसिटी है वो पोटेंशियल के इन्वर्सली था, यानी जिसका पोटेंशियल जितना कम होगा यानी उसका इलेक्ट्रिक लेवल जितना कम होगा उसका कैपेसिटेंस यानी चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। अब बात करते हैं स्फेरिकल प्लेट के बारे में। तो स्फेरिकल प्लेट का जो इलेक्ट्रिक लेवल होता है वो अदर प्लेट के रिस्पेक्ट में, अदर कंडक्टिंग बॉडी के रिस्पेक्ट में डिफरेंट शेप वाले ज्यादा होता है। यानी कि अगर हम दो अलग अलग कंडक्टिंग बॉडी लें, जैसे एक स्फेरिकल कंडक्टिंग बॉडी लें और एक स्फेरिकल के रिस्पेक्ट में कोई अदर, जैसे मान लिया कोई चार्ज शीट के रूप में प्लेट ले लिए या हमने कोई दूसरा सिलेंड्रिकल प्लेट ले लिया। अगर हम इन प्लेट को चार्ज करते हैं सेम अमाउंट पर तो जैसे मैंने फिगर के रूप में एक बनाया स्फेरिकल बॉडी, एक बनाया कंडक्टिंग शीट के रूप में, जब हम इसको चार्ज देंगे तो चार्ज देने में हम ये देखें कि जितना अमाउंट ऑफ चार्ज इस बॉडी पर दिए उतना अमाउंट ऑफ चार्ज इस पर भी दिए, लेकिन इलेक्ट्रिक लेवल इसका कम रहा लेकिन इसका इलेक्ट्रिक लेवल ज़्यादा हो गया, यानी पोटेंशियल ज़्यादा हो गया। तो अब हम लोग जान पाए कि यदि इसका पोटेंशियल ज़्यादा हो जाता है तो इसके रिस्पेक्ट में ये कम अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर कर पाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि स्फेरिकल प्लेट का जो कैपेसिटेंस होता है वह अदर डिफरेंट शेप वाले बॉडी के रिस्पेक्ट में काफ़ी कम होता है। तो इस तरह अब हम नोट्स के रूप में देख लेते हैं क्या कि कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉडी इज वेरी लेस बिकॉज फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इट पोटेंशियल राइजेज विथ लार्ज अमाउंट। यानी कि कैपेसिटेंस जो होता है स्फेरिकल प्लेट का वो बहुत ही स्मॉल होता है, क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ जब इसको इलेक्ट्रिक चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल काफ़ी बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में एंड फॉर चार्जिंग दैट बॉडी विथ ग्रेटर अमाउंट, यानी कि उस बॉडी को चार्ज करना है ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट के रूप में चार्ज स्टोर हो जाए, तो देन साइज ऑफ कैपेसिटर इज टेकन विथ ग्रेटर रेडियस, यानी उसके लिए जो हमें साइज ऑफ कैपेसिटर लेना होगा वो ज़्यादा बड़ा लेना पड़ेगा, यानी कैपेसिटर काफ़ी बल्की हो जाएगा। तो इस तरह के कैपेसिटर को इन एक्चुअल प्रैक्टिस कैपेसिटर इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट, यानी इस तरह के कैपेसिटर को हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है
इफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज एप्सिलॉन आर, यानी कि यदि हम कैपेसिटर को जो स्फेरिकल प्लेट लिया था उसको हम एक मीडियम में डाल दिए जिसका रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है या के है अदर देन एयर, देन कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल प्लेट जो होगा वो क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन आर को एप्सिलॉन नॉट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू आर। यानी कि कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने के लिए अगर हम कोई अदर मीडियम एयर के रिस्पेक्ट में डाल देते हैं जिसका परमिटिविटी ज्यादा हो तो कैपेसिटेंस स्फेरिकल प्लेट का बढ़ जाता है। और गिवन परमिटिविटी के लिए एक हमें रिजल्ट भी प्राप्त हुआ, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू आर, आर रेडियस ऑफ कैपेसिटर है। अब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं कि स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर जो होता है वो काफी बड़ा क्यों होता है। देखिए इसके लिए मैंने यदि एग्जाम्पल के रूप में देखें तो सेकेंड एग्जाम्पल है कि एक कैपेसिटर स्फेरिकल प्लेट जिसका कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड है, तो बताइए उसका रेडियस कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है। C का वैल्यू दिया हुआ है 10 पावर माइनस 6, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 1/9 इंटू 10 पावर 9 हो जाएगा और रेडियस R का R हो गया। जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा 9000 मीटर, इट मीन्स दैट 9 किलोमीटर। तो आप सोचिए कि 9 किलोमीटर ये छोटा डिस्टेंस नहीं है, ये काफी बड़ा डिस्टेंस है। तो इतने बड़े कैपेसिटर को बनाना पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि रेडियस 9 किलोमीटर यानी डायमीटर 18 किलोमीटर, इतना बड़ा कैपेसिटर प्रैक्टिकली बन ही नहीं सकता है। सपोज यदि हम बना भी पाए तो सोचिए कि इतने बड़े डायमीटर वाले स्फेरिकल कंडक्टिंग बॉडी को कहां रखेंगे और किस सर्किट में इसको यूज करेंगे। तो इस तरह हम प्राप्त कर पाए कि जो स्फेरिकल कंडक्टिंग बॉडी होता है उसका कैपेसिटेंस काफ़ी लो होता है, काफ़ी कम होता है। अगर उसके कैपेसिटेंस को बढ़ाना हो तो साइज को बड़ा करना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकली बनाना पॉसिबल ही नहीं है। यदि हम और कैपेसिटेंस को कम कर दें, यानी कि यदि हम 1 पिकोफैराड का कैपेसिटर बनाना चाहते हैं तो देखते हैं उसका रेडियस क्या आता है। तो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, उसी रिजल्ट से वैल्यू 1 पिकोफैराड 10 पावर माइनस 12 फैराड, वैल्यू रखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/9 इंटू 10 पावर 9, आर का वैल्यू आर हो गया। तो इस तरह रिजल्ट्स हम जब सॉल्व किए तो 9 का 9 और 10 पावर माइनस 12 इंटू 9 10 पावर माइनस 3 मीटर, यानी कि 0.009 मीटर। अगर हम इसको सेंटीमीटर में बदले तो 0.9 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। अब ये भी साइज है एक्चुअली में छोटा, लेकिन सर्किट में यूज करने के लिए ये बड़ा कंडक्टिंग बॉडी होगा जो हम लोग सर्किट में आसानी से इस कैपेसिटर को यूज नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने प्राप्त किया कि कैपेसिटेंस कितना भी छोटा से छोटा प्राप्त करना हो तो उसके लिए जो कैपेसिटर स्फेरिकल बॉडी के लिए होता है वो बहुत ही बल्की हो जाएगा, बहुत ही बड़ा हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकली रूप में देख सकते हैं। जैसे ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर का वैल्यू है 3.15 MFD यानी माइक्रोफैराड। अब ये कैपेसिटर जो है इतना छोटा, जैसा कि आप देख पा रहे हो, अब इतने छोटे शेप वाले बॉडी के अंतर्गत जो भी इसका कैपेसिटेंस है 3.15 माइक्रोफैराड है। अगर हमको 3.15 माइक्रोफैराड का स्फेरिकल कंडक्टिंग कैपेसिटर प्लेट बनाना होता तो आप सोचो कि रेडियस कितना होता। तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता कितना से, 3.15 से, तो और भी ज़्यादा हो जाता है, यानी कि इसके अपेक्षा नियर अबाउट 3 टाइम्स और ज़्यादा रेडियस बढ़ जाता, तो और भी ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता बनाने के लिए। तो अब आप समझ सकते हो कि स्फेरिकल कंडक्टिंग जो बॉडी होता है उसका कैपेसिटेंस काफ़ी कम होता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है कि यदि अर्थ को कैपेसिटर एज्यूम कर लिया गया,
यानी स्फेरिकल कंडक्टर के रूप में मान लिया गया, तो बताइए कि उसका कैपेसिटेंस क्या होगा। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ एज्यूमिंग इट टू बी ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 6400 किलोमीटर। अगर हम रेडियस 6400 किलोमीटर लेते हैं तो 6.4 इंटू 10⁶ मीटर प्राप्त होगा। किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर से रिजल्ट हम लोगों ने प्राप्त कर रखा है C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू R। 4πε0 का वैल्यू 1/9 इंटू 10⁹ होगा, R का वैल्यू 6.4 इंटू 10⁶ होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 711 माइक्रो फैराड होगा। तो आप सोचो कि अर्थ का इतना बड़ा अर्थ है और अर्थ का जो कैपेसिटेंस है वो सिर्फ 711 माइक्रो फैराड होगा जब हम इसको कंडक्टिंग बॉडी के रूप में मानेंगे तो इस तरह और भी क्लियर हो जाता है कि स्फेरिकल कंडक्टिंग बॉडी का कैपेसिटेंस काफ़ी कम होता है और उसको हम लोग सर्किट के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। तो स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर हम लोग जनरली यूज करते भी नहीं हैं और ये हमारे सिलेबस में नहीं है। इसको हम लोग कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, लेकिन ये टॉपिक हमारे कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा क्लियर कर पाता है कैपेसिटर के रिगार्डिंग। तो इस तरह हम लोगों ने स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर के बारे में बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ सीखा। ये सारा टर्म अभी हम लोगों ने सिर्फ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टिंग बॉडी को लेके रखा था। अब हम लोग दो कंडक्टिंग बॉडी यानी स्फेरिकल जिसका सेंटर कॉमन होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्किल के रूप में होगा, तो एक को पॉजिटिव देते हैं और दूसरे प्लेट को न्यूट्रल छोड़ते हैं, तो बताना है कि उन दोनों का कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा। अब यहां दो कंडक्टिंग स्फेरिकल बॉडी है, एक का रेडियस a है और एक का रेडियस b है। मैंने रेडियस a वाले कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज किया और उसका जो चार्ज है +q है। बाहर का जो यानी कि आउटर रीजन वाला जो कंडक्टिंग बॉडी है जिसका रेडियस b है उसको मैंने न्यूट्रल रखा है। आप ये सोचो कि जब ये न्यूट्रल रहेगा और ये ऑलरेडी कंडक्टिंग है तो इसकी इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से यानी कि मेथड ऑफ इंडक्शन की वजह से ये बॉडी B जो है वो चार्ज होगा। इसके इनर प्लेट पर यानी इनर सरफेस पर निगेटिव चार्ज इंड्यूस होंगे और आउटर प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होंगे। और जब हम इसको अर्थ से कनेक्ट कर देंगे तो बाहर पे जो भी पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हुए थे वो सारे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और ये वहीं पर स्टिक कर रखेगा। इस पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्शन के वजह से यहीं पर रुका रहेगा। तो इस तरह एक इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों प्लेट के बीच में क्रिएट हो गया। तो अब हम लोगों ने मान रखा है कि सपोज प्लेट A ऑफ रेडियस स्मॉल a इज चार्ज विथ अमाउंट +q, जिसको +q अमाउंट ऑफ चार्ज दिया गया। ड्यू टू द इंडक्शन नेगेटिव चार्जेज आर इंड्यूस्ड ऑन प्लेट B वाइल कनेक्टिंग विद द अर्थ। तो जब कनेक्ट कर देते हैं तो इस तरह हमारा प्लेट B पर जो है नेगेटिव चार्ज रह जाता है। तो प्लेट A का जो पोटेंशियल है वो होगा 1/4πε0 Q/A। अभी हम लोगों ने पढ़ रखा भी है कि स्फेरिकल कंडक्टिंग प्लेट का जो पोटेंशियल होता है सरफेस पर वो 1/4πε0 Q/रेडियस के इक्वल होता है। तो रेडियस छोटे वाले बॉडी का A है तो इस तरह पोटेंशियल ये प्राप्त हुआ। उसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल B वाले स्फेरिकल बॉडी का निकालना चाहे कंडक्टिंग बॉडी का निकालेंगे तो रिजल्ट V2 इज इक्वल टू 1/4πε0 उस बॉडी पर मौजूदा चार्ज, तो चार्ज -q ही इंड्यूस होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर चार्ज पर +q हुआ तो इस पर भी चार्ज उतने अमाउंट पर होगा, बस इसका नेचर जो है वो अपोजिट हो जाएगा। तो 1/4πε0 -q/B हो गया। तो अब नेट पोटेंशियल निकालेंगे दोनों कंडक्टिंग बॉडी का, तो पोटेंशियल को जोड़ देते हैं V1 + V2। तो रिजल्ट जो होगा कुछ इस फॉर्म में होगा, V1 का वैल्यू ये हो गया और V2 का वैल्यू ये हो गया। जब दोनों को कॉमन करेंगे यानी Q/4πε0 कॉमन है तो रिजल्ट 1/A - 1/B प्राप्त होगा
और इस तरह v इज इक्वल टू क्यू बाई 4πε0, एलसीएम लेने के बाद b माइनस ए, b इधर गया, a ऊपर आया और नीचे में a इंटू बी हो गया। तो पोटेंशियल हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें कैपेसिटेंस प्राप्त करना है। तो कैपेसिटेंस ऑफ एस्फेरिकल प्लेट जो होता है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन भी। तो Q का वैल्यू Q उसी तरह छोड़ दिया। अब V का जब वैल्यू हम प्लेस करते हैं तो Q बाई 4πε0 B माइनस ए अपॉन ए बी, जब सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट्स हमें कैपेसिटेंस ऑफ एस्फेरिकल प्लेट के रूप में प्राप्त होगा।